हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो देखिए, इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पीएसएल और वित्तीय समावेशन। ठीक है, और ये होने वाला है हमारा भाग 1। यानी इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में, पीएसएल के बारे में और फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, और ये होगा हमारा पार्ट 1। ठीक है, अगर बात करें हम इस चीज की, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, पीएसएल और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और ये तीनों चीजें स्टैटिक का तो हिस्सा है ही है। वक्त वक्त पे या कहें समय समय पे सरकार जो है वो इसमें कोई ना कोई बदलाव करती रहती है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स में, पीएसएल में या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो कई बार ये करंट अफेयर्स के पार्ट भी बन जाता है और इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ ले जाता है। जैसे मान लीजिए, अभी अगर मान लेते हैं कि पीएसएल का इस टाइम पे 4% टारगेट, उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में इस टारगेट को 8% कर दिया, 8%। आपके अकॉर्डिंग पीएसएल का टारगेट अब कितना हो गया? 8% हो गया। क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपसे टारगेट के बारे में पूछे ही ना, लेकिन पीएसएल न्यूज में था इसलिए वो पूछ लेगा कि पीएसएल की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो आपका प्रश्न जो है वो बदल सकता है वक्त के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको सही तरीके से जाना। ठीक है, वो तभी होगा जब आप चीज को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही आप सही उत्तर दे सकते हैं। अब हम जब आगे बढ़ते हैं इंडेक्स में, हम लोग देखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, 1969 में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण को, 1980 में हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण को, फिर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को, फिर राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या थे उनको, फिर भारतीय स्टेट बैंक का अपने सहयोगी के साथ किए गए विलय को, फिर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को, उसके पश्चात प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण के लिए ब्याज दर को, और अंत में हम देखेंगे इन सभी का सारांश। यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1980। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेशनलाइजेशन के? एसबीआई मर्जर विद एसोसिएट्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, और अंत में इन सभी की समरी। तो ये जो है, ये हमारा कर्स ऑफ एक्शन होने जा रहा है इस प्रॉपर लेक्चर के दौरान। ठीक है, लेकिन लेकिन लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम सभी देखेंगे छोटे से डिस्क्लेमर को, और डिस्क्लेमर हमारा कुछ इस प्रकार से, द डिस्क्लेमर इज लाइक दिस: द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, then please contact us at sathi@iitk.ec.in and we shall remove the images. आज सभी हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ec.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें यदि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में, यानी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था, जरूरत क्यों पड़ी, किस उद्देश्य से किया गया, और ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने की जरूरत होती है। साथ के साथ किस वक्त पे किस बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था, नेशनलाइज किया गया था, ये जानने की भी हमें एक जरूरत होती है। ठीक, तो बात करें इस चीज की, तो 1949 से पहले भारत में जितने भी वाणिज्यिक बैंक थे, जितने भी कमर्शियल बैंक थे,
विशेष रूप से वो निजी उद्यमियों यानी प्राइवेटली इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, उनके द्वारा ही स्वामित्व, नियंत्रित और प्रबंधित किए जाते थे। उनके द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित और प्रबंधित किए जाते थे। बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो हुई आपकी 1 जनवरी 1949 को, जब आरबीआई को, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको राष्ट्रीयकृत किया गया। ठीक है, और इसके लिए हमने रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित हुआ था। यानी रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 पास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और स्वतंत्र भारत में मौद्रिक, आर्थिक और राजकोषीय नीतियों के बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए, ये जो बैंक था ये पहले प्राइवेटली ओन्ड था, यानी निजी क्षेत्र का बैंक था। बाद में जब इसको राष्ट्रीयकृत किया गया तो उद्देश्य था कि राष्ट्र की और देश की मॉनेटरी, इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सके आजाद भारत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एसबीआई के नेशनलाइजेशन के बारे में। जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसके यदि हम नेशनलाइजेशन की बात करें तो वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम 1 जुलाई 1955 को शुरू होता है, जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के साथ भारतीय स्टेट बैंक के रात में शुरुआत हुई। देखिए हुआ क्या, 1949 का सबसे पहला जो बैंक था वो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1935 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया और वो जब स्थापित हुआ तो वो क्या था, एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, एक प्राइवेट बैंक के तौर पे काम कर रहा था। बाद में उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इसके बाद जो बाकी कमर्शियल बैंक्स थे जिन्हें राष्ट्रीयकृत करने की आवश्यकता थी, उनमें सबसे पहला जो कदम था वो शुरू हुआ आपका 1 जुलाई 1955 को। कैसे? ये वो समय था जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के साथ बना दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को स्थापित किया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इन तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक्स को अलग अलग तौर पे स्थापित किया गया था, अलग अलग प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। बाद में 1876 में इन तीनों बैंकों का जो मैनेजमेंट था, जो स्वामित्व था, वो एक ही कर दिया गया। ठीक, और उसके पश्चात साल था 1921 का, 1921 का, जब फाइनली इन तीनों बैंकों को एक साथ मिला के एक नए बैंक की शुरुआत की गई। इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था उसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 से 1955 तक ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसमें से भी काफी सारे जो स्टेक थे वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ही थे। बाद में जाके 1955 में, 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने राष्ट्रीयकरण के साथ बदल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और फिर ये बनता है आपका एक सरकारी बैंक। ठीक है, इसके बाद, इसके 4 साल बाद 1959 में भारतीय स्टेट बैंक के सहायक कंपनियों के रूप में जो 7 राज्य संबंध बैंक थे उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी 7 ऐसे बैंक जो कि स्टेट बैंक के सहयोगी थे उन्हें भी इसके साथ मिला दिया गया राष्ट्रीयकरण करके, जिसमें शामिल थे आपके स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ, इसे दोबारा देख लेते हैं एक बार। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद पहला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एंड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र।
इन सातों बैंकों को मिला के राष्ट्रीयकृत कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ही साल 1959 में। इसके बाद फिर क्या होता है कि बहुत सारे और भी वाणिज्यिक बैंक थे, कमर्शियल बैंक थे, जिन्हें राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और उन्हें करा गया साल 1969। कब किया गया? साल 1969 में। 19 जुलाई 1969 को, यह तारीख याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, जिसमें शामिल थे आपके इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जिसको आजकल हम यूको बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन सभी 14 बैंकों को यूनाइटेड कर दिया गया था। इंग्लिश में भी इनके नाम एक बार देख लीजिए। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जिसे आज हम यूको बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन सब का कब हुआ विलय? सॉरी, इन सब पे राष्ट्रीयकृत कब हुआ? 19 जुलाई 1969 को। और याद रखिएगा, इन सब के पास जो जमा राशि थी वो 50 करोड़ थी या फिर 50 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर साल आता है हमारा 1980 का। इस समय हमने फिर से राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का और तारीख थी 15 अप्रैल 1980 की। इस दिन 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। ठीक है, पहले वालों की 50 करोड़ थी, इसकी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। इनमें कौन कौन से बैंक शामिल थे आपके? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक। ठीक है, ये और आपके 6 बैंक थे। यहां भी आप देख लीजिए, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा नोट है जो कि हमें याद रखने की बहुत आवश्यकता है। वो क्या थी कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया को 1993 में पंजाब नेशनल बैंक के साथ उसका विलय कर दिया गया था। नोट, न्यू बैंक ऑफ इंडिया
was merged with the Punjab National Bank in 1993. ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हमें याद रखने की जरूरत है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है? राष्ट्रीयकरण के कारण बैंकिंग क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा सरकार के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, अब मेरे को लगता है कि जब भारत आजाद हुआ उस समय हम लोग पूरी तरीके से मौद्रिक अर्थव्यवस्था में थे, मॉनेटरी इकोनॉमी में थे। मॉनेटरी इकोनॉमी के लिए हमें बैंक्स की जरूरत थी, और जो बैंक्स थे वो मुख्य तौर पे निजी बैंक थे, यानी प्राइवेट बैंक्स थे। और भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो थी वो बैंक सुविधा के लिए उपलब्ध नहीं थी। तो इसी चीज को सुनिश्चित करते हुए सरकार ने क्या करा, राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, सरकार के अंडर दे दिया गया, और बैंकिंग क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा अब सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। ठीक, बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बिना बैंक वाले ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखा का विस्तार को प्रमुख प्रोत्साहन दिया, जिससे कि असल में भारी जमा संग्रहण हुआ, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की कुल बचत दर को बढ़ावा मिलता है। देखिए होता है क्या है, मैं आपको चीज बताता हूँ कि बैंक जो है वो अक्सर वहां पे अपना अकाउंट खोलते हैं या वहां पे अपनी ब्रांच खोलते हैं जहां पे उन्हें ज्यादा पैसा दिखाई देता है या लोगों के पास ज्यादा पैसा दिखता है जो जमा कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं व्यापारी, और व्यापारियों के पास ही बैंक जो थे शहरी क्षेत्रों में अपना विस्तार करना चाहते थे आजादी के समय। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय शहरी हिस्सा नहीं हुआ करता था, वो ग्रामीण और अर्ध शहरी हिस्सा हुआ करता था। इस चीज के मद्देनजर सरकार ने जब राष्ट्रीयकरण का फैसला किया तो होता क्या है कि राष्ट्रीयकरण के साथ जो बैंक थे वो सरकार के नियंत्रण में थे। तो सरकार ने बिना बैंक वाले जितने भी इलाके थे, जैसे ग्रामीण हो गए या फिर अर्ध शहरी इलाके हो गए, वहां पे अभी शाखाएं खोलनी शुरू कर दी। और जब लोगों के पास एक्सेस मिलना लगा, उन्हें जब बैंकिंग की तरफ सर्विसेज मिलने लगी, तो उन्होंने भी बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठाया, जिसकी वजह से भारी जमा संग्रहण होता है किसमें, बैंक्स में। और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की कुल बचत दर को भी बढ़ावा मिला, और इससे कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों को ऋण में भी वृद्धि हुई। ठीक है, अब हम बात करें कि उद्देश्य क्या थे नेशनलाइजेशन के, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे नेशनलाइजेशन के। तो देखिए, बैंकिंग कंपनियां उधारी और अधिग्रहण अधिनियम 1970 के तहत, यानी बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट्स 1970 के तहत जिस 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को 19 जुलाई 1969 को प्रभावी किया गया था, उनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करना और इसके साथ जुड़े या इसके सहायक मामलों के लिए बताया गया था। देखिए, असल में अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहती है और उसके लिए वो बैंकों का सहारा लेना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी है कि सरकार और बैंक के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो नियमिति है, वो अच्छे से हो। और वो तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है जब बैंक और सरकार दोनों एक साथ एक ही तरह से काम करती है। इसी वजह से बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, सरकार के कंट्रोल में ला दिया गया, ताकि सरकार जैसे चाहे वैसे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा सके, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, जिससे कि अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके, और साथ के साथ जो सहायक मामले हैं अर्थव्यवस्था के विकास के, उन्हें भी अच्छे से देखा जा सके। इन उद्देश्यों में शामिल थे लोगों की बचत को अधिकतम सीमा तक जुटाना और उन्हें उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग करवाना, बैंकिंग प्रणाली के संचालन को एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए सुनिश्चित करना और उन्हें सार्वजनिक नियमन के अधीन करना। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग और व्यापार, बड़े या छोटे की वैध ऋण आवश्यकताओं को पूरा करवाना। इसके पश्चात
अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को बढ़ते हुए तरीके से पूरा करना और विशेष रूप से किसानों, लघु उद्योगपतियों और सब नियोजित पेशेवर समूह की आवश्यकताओं को पूरा करना। देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्रों के लिए नए और प्रगतिशील उद्यमियों की वृद्धि को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और नए अवसरों का सृजन करना। सट्टा और अन्य प्रयुक्त उद्देश्यों के लिए बैंक क्रेडिट के उपयोग को रोकना। बैंक कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और उचित सेवा शर्तें प्रदान करवाना। देश के सभी हिस्सों में बैंक की शाखा नेटवर्क को काफी हद तक विस्तारित करना और बैंकिंग क्षेत्र में या फिर कहें बैंकिंग में क्षेत्रीय अनुसंतुलन को कम करना और इसके माध्यम से आर्थिक विकास में सुधार करना। ठीक है, अब एसबीआई का जो मर्जर था अपने इंस्टीट्यूट के साथ, अगर हम उसको देखें, पहला 5 सहयोगी और भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का हिस्सा बन गए, जिससे देश का सबसे बड़ा ऋणदाता दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इन सब के अलावा भारतीय महिला बैंक जिसे हम बीएमबी के नाम से जानते हैं, यह सभी 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी एसबीआई के साथ विलय हो गए। ठीक है, विलयित इकाई का परिणाम 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जमा आधार और 1850 लाख करोड़ रुपए के अग्रिम स्तर में हुआ था। विलय के बाद बैंक और अपनी शाखा नेटवर्क को अधिकतम पहुंच के लिए कुछ शाखाओं को पुनः स्थानांतरित करके तर्कसंगत बनाया गया। इससे बैंकों को अपने संचालन को अनुकूलित करने और लाभप्रदता में सुधार करने में मदद मिली, उन्होंने ऐसा कहा। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। देखिए, अब तक हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स देख लिया। अब हम बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। ये है क्या? प्राथमिकता क्षेत्र में वह सभी क्षेत्र हैं जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो बैंक है वो अक्सर अपना फायदा देखते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक इन क्षेत्रों को उधार ना दे, क्योंकि इन क्षेत्रों से उन्हें अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल रहा है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का मतलब है इन क्षेत्रों खंडों को संस्थागत ऋण प्रदान करना, क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन होता है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को कुछ विशेष क्षेत्रों को बैंक ऋण का एक निर्देशित हिस्सा प्रदान करने के लिए दिया गया है, एक महत्वपूर्ण कार्य। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां क्षेत्र क्या है? प्राथमिकता क्षेत्र में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं। पहली, कृषि। दूसरा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स। अब हम देखें बैंकों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के तहत लक्ष्य और उपलक्ष्य क्या है, यानी टारगेट्स और सब टारगेट्स क्या है। पहले हम इनको देखेंगे कैटेगरीज, श्रेणियां। घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी और लघु वित्त बैंक को छोड़कर और 20 शाखाओं या उससे अधिक वाले विदेशी बैंकों को छोड़कर 20 शाखाओं से कम वाले विदेशी बैंक की यदि हम बात करें, कुल प्राथमिकता क्षेत्र में समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समक्ष राशि का 40% जो भी अधिक हो। दूसरा, समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर क्रेडिट समक्ष राशि का 40% जो भी अधिक हो, जिसे 2020 तक चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना सके। कृषि, एएनबीसी का 18% या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समक्ष राशि जो भी अधिक हो। कृषि के लिए 18% लक्ष्य के भीतर छोटे और सीमांत किसानों के लिए एएनबीसी का 8% या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समक्ष राशि जो भी अधिक हो का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये इस चीज में लागू नहीं है। सूक्ष्म उद्योग, एएनबीसी का 7.5% या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समक्ष राशि जो भी अधिक हो, लागू नहीं है। कमजोर वर्गों को अग्रिम
एएनबीसी का 10% या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समक्ष राशि जो भी अधिक हो लागू नहीं। अब हम देखते हैं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, इसके लक्ष्य और वर्गीकरण को, जो कि 2018 तक लास्ट अपडेट हुआ था। कृषि के अंतर्गत श्रेणियों का प्रकार इस प्रकार से, कृषि के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को 3 उपाय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात फार्म क्रेडिट, कृषि अवसंरचना और सहायक गतिविधि। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्वीकृत ऋणों की सीमा है। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को स्वीकृत बैंक ऋण के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में निर्देशित किसी भी उद्योग की तरह वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगे हुए हैं वो इसमें शामिल हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बैंक ऋण, जो कि एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत उपकरणों में निवेश की शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने या प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं, ऋण सीमाओं की परवाह किए बिना 1 मार्च 2018 से प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण के पात्र हैं। प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शिक्षा के लिए ऋण सीमा, व्यक्तियों को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए 10 लाख तक के ऋण, जिसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल है, चाहे स्वीकृत राशि कुछ भी हो, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, बैंक ऋण प्रति उधारकर्ता 5 करोड़ तक की सीमा तक सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ सुविधाएं, टीयर 2 और टीयर 4 केंद्रों में प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र है। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों को व्यक्तियों, एसएचजीज, एलएचजीज के सदस्यों को जल और स्वच्छ सुविधाओं के लिए पुनः ऋण देने और बैंक ऋण भी सामाजिक बुनियादी ढांचे के तहत प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण में वर्गीकरण के लिए पात्र है। नवीकरण ऊर्जा के लिए ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत क्रेडिट सीमाएं क्या है? सौर आधारित पावर जनरेटर, बायोमास आधारित पावर जनरेटर, पकवन चक्की, माइक्रो हाइडल प्लांट और गैर पारंपरिक ऊर्जा आधारित सामाजिक उपयोगिता, जैसे कि स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम और दूसरा गांव विद्युतीकरण के लिए उधारकर्ता को 15 करोड़ तक के बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के तहत नवीकरण के लिए वर्गीकृत के लिए पात्र है। व्यक्तिगत घरों के लिए ऋण सीमा प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपए है। प्राथमिकता क्षेत्र के तहत आवास ऋण सीमा क्या है? मेट्रोपॉलिटन केंद्र 10 लाख उससे अधिक की जनसंख्या वाले व्यक्तियों को 28 लाख तक के ऋण और अन्य केंद्रों पर 20 लाख तक के ऋण परिवार के प्रति आवास इकाई निर्माण खरीद के लिए पात्र है, बशर्ते मेट्रोपॉलिटन केंद्र में अन्य केंद्रों में आवास इकाई की लागत क्रमशः 35 लाख और 25 लाख से अधिक न हो। बैंक के अपने कर्मचारियों के लिए दिए गए आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं है। प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कमजोर वर्ग श्रेणी में कौन कौन से में आते हैं? छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, गांव कुटीर उद्योग जहां व्यक्तिगत क्रेडिट सीमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और मैनुअल स्केवेंजर्स के पुनर्वासन के लिए स्वराज को योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अंतरदेय ब्याज योजना के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह, गैर संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी संकटग्रस्त किसान, संकटग्रस्त व्यक्ति किसान को छोड़कर जिनका ऋण राशि प्रति उधारकर्ता 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है, गैर संस्थागत ऋणदाताओं को अपने ऋण चुकाने के लिए, व्यक्तिगत महिला लाभार्थी पद अधिकारता, विकलांग व्यक्ति, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 5,000 करोड़ तक के ओवरड्राफ्ट बशर्ते उधारकर्ताओं के परिवार की वार्षिक आय, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 लाख और गैर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,60,000 से अधिक ना। अल्पसंख्यक समुदाय जिन्हें समय समय पर भारत सरकार द्वारा अनुसूचित किया जाता है वो ना। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र क्या है, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते क्या है? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र एक तंत्र है जो बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य और उपलक्ष्य को उपकरण की खरीद के माध्यम से कमी की स्थिति में प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह अधिशेष बैंकों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि यह उन्हें लक्ष्यों से अधिक प्राप्ति बेचने की अनुमति देता है, जिसे प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्रेणी ऋणों में वर्गीकृत है। इस संघ के तहत विक्रेता प्राथमिक क्षेत्र के दायित्व की पूर्ति बेचता है और खरीदता दायित्व खरीदता है, जिसमें कोई भी जोखिम या ऋण संपत्ति का हस्तांतरण नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बैंक ऋण पर ब्याज दर समय समय पर आरबीआई के बैंकिंग विनियम विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार होगी। प्राथमिकता क्षेत्र दिशा निर्देश प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए किसी भी वरीयता ब्याज को निर्धारित नहीं करेगा। फिर आरबीआई द्वारा पीएसएल का हाल का अपडेट क्या है? यह निर्णय लिया गया है कि संयोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समक्ष राशि जो भी अधिक हो उसका 8% उपलक्ष्य से छोटे सीमांत किसानों के लिए 20 शाखाओं और से अधिक वालों के लिए दिया जाएगा। तदनुसार एमएसडी अधिनियम 2006 के तहत उपकरणों में निवेश की शर्तों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के तहत किसी भी क्रेडिट कैप के लिए योग्य होंगे। अब हम बात करें समरी की, हमने क्या क्या देखा। देखिए, हमने भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा ऐतिहासिक संदर्भ में, प्रमुख राष्ट्रीयकरण घटनाएं देखी 1 जुलाई उसके बाद की देखी हमने, फिर हमने 19 जुलाई 1969 को देखा, फिर हमने 15 अप्रैल 1980 को भी देखा, राष्ट्रीयकरण का प्रभाव क्या था वो भी हमने देखा, राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या थे बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 के तहत वो भी हमने देखे, फिर हमने विलय देखा, परिभाषाएं देखी, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां देखी, बैंकों के लक्ष्य और उपलक्ष्य देखे, विशिष्ट ऋण सीमाएं देखी,
कमजोर वर्ग श्रेणी देखी, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र देखा, पीएसएल हाल के अपडेट देखे। इसी के साथ हमने भाग 1 को कर लिया समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि इसे एक बार अच्छे से पढ़ ले। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।